नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रीश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम आप सभी लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं। जी हां, आज हम उस सिचुएशन के बारे में बात करने वाले हैं, उस कंडीशंस के बारे में बात करने वाले हैं कि जब एक संपत्ति का मालिक आपको संपत्ति बेचने का वादा करके आपसे एडवांस लेकर आपके साथ एग्रीमेंट साइन करके आपको प्रॉपर्टी बेचने के लिए मना कर देता है या फिर आपके नाम से सेल डीड नहीं करवा रहा, आपको परेशान कर रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में आप सभी लोगों के पास कौन कौन सी लीगल रेमेडीज मौजूद है, यानी कि कौन कौन से लीगल मेथड का सहारा लेते हुए आप सामने वाली पार्टी को सबक सिखा सकते हैं और उनसे अपनी प्रॉपर्टी जिसे आप खरीदना चाहते थे उसको ले सकते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के साथ ये सारे पॉइंट्स क्लियर करने वाला हूं। अब दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं यहां पर आप सभी लोगों के लिए रोजाना इसी प्रकार से इंफॉर्मेटिव वीडियोस अपने इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो के स्टार्टिंग में मैं आप लोगों के साथ एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर कर लूं। द लीगल क्लासेस बाय दीपक अंग्रीश, ये एक ऐसा चैनल है जो मैंने स्पेशली आप सभी लोगों के लिए क्रिएट किया है, जहां पर जो भी लॉ स्टूडेंट है, जो भी स्टूडेंट जुडिशियल एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो भी एक कॉमनर है जो लॉ को और डीपली समझना चाहते हैं और डीपली पढ़ना चाहते हैं, वो मेरी तरफ से दी गई स्पेशल क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं, उसके अंदर इंटरेस्टेड है, तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को नंबर दिया है, उस नंबर पर आप कॉल करके उस कोर्स के बारे में और इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले यहां पर हम डिस्कस कर लें कि अगर संपत्ति को बेचने वाला आपको प्रॉपर्टी देने से मना कर देता है तो वहां पर क्या क्या सिचुएशन अराइज हो सकती है। जैसे कि हो सकता है उसने केवल एडवांस आपसे लिया हो, आपके साथ कोई एग्रीमेंट साइन नहीं किया, आपके साथ किसी भी प्रकार का लेन देन नहीं किया, केवल एक जस्ट एडवांस अमाउंट ले लिया और उसके बाद वो आपको प्रॉपर्टी देने से मना कर रहा है। दूसरी सिचुएशन, मान लेते हैं उसने आपके साथ एक एग्रीमेंट तो साइन किया है पर वो प्रॉपर तरीके से रजिस्टर्ड नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी सिचुएशन, मान लेते हैं उसने आपके साथ एग्रीमेंट भी साइन किया है, रजिस्टर्ड भी है, एडवांस भी लिया है, तो उस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं। अब ये दोनों तीनों सिचुएशन जो मैंने आपके साथ डिस्कस की, यहां पर हम वो पॉइंट देखेंगे जब संपत्ति का जो पिछला मालिक है जिससे आप संपत्ति खरीद रहे हैं वो आपको साफ मना कर देता है या फिर वो इंटरेस्ट ही नहीं दिखा रहा आपको प्रॉपर्टी बेचने में, तब आप वहां पर क्या लीगल स्टेप ले सकते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले हम उस सिचुएशन के बारे में बात करेंगे जहां पर आप लोगों ने किसी भी प्रकार का कोई एग्रीमेंट साइन नहीं किया, जस्ट एक एडवांस अमाउंट आपकी तरफ से दिया गया है। जब उस एडवांस अमाउंट को लेकर जो संपत्ति को बेचने वाला था वो साफ इनकार कर रहा है। देखिए दोस्तों, यहां पर आपको एक चीज ध्यान देनी होगी कि केवल एडवांस अमाउंट देने से आप संपत्ति के ओनर नहीं बन जाएंगे। जी हां, ऐसी सिचुएशन में जब भी आप कोर्ट का सहारा लेने जा रहे हो तो सबसे पहले देखने वाली बात यह होती है कि कौन सी सिचुएशन आपके फेवर में ज्यादा बेनिफिशियल साबित होगी, कौन सी सिचुएशन आपको ज्यादा प्रॉफिट दिलाएगी। कहीं ये तो नहीं 4-5 साल कोर्ट में खराब करने के बाद भी आपको कुछ ज्यादा बेनिफिट ना हो, जितना वकीलों में कोर्ट फीस में खर्चा कर रहे हैं आखिरी में देखे तो वो सब बराबर ही हो गया। तो समझदारी से हमेशा केस करना चाहिए। जैसे कि अगर आप लोगों ने केवल एडवांस अमाउंट दिया है, कोई वहां पर आप लोगों के पास एविडेंस नहीं है कोर्ट में ये दिखाने के लिए कि ये प्रॉपर्टी आपको बेचना चाहता था, तो यहां पर ध्यान देने वाली बात यह होगी कि आप कोर्ट में साबित ये नहीं कर पाएंगे कि जो अमाउंट आपने उसको एडवांस तौर पर दिया है वो प्रॉपर्टी के लिए दिया था। तो अब ऐसी कंडीशन में आप करें क्या। देखिए, सबसे पहले अगर आपके साथ ऐसी कंडीशन क्रिएट हो रही है तो कोई भी लीगल स्टेप लेने से पहले सबसे पहले सामने वाली पार्टी को लीगल नोटिस दिया जाता है। जी हां, लीगल नोटिस देने के समय आप सारे पॉइंट मेंशन कर सकते हैं कि भाई आपने मुझे एडवांस दिया है, मेरा ये पैसा वापस करो। लीगल नोटिस में भले आप कह सकते हैं कि इस प्रॉपर्टी को आप मुझे आगे बेचो, क्योंकि ये लीगल नोटिस एक कोर्ट प्रोसेस नहीं है, एक जस्ट अ लीगल वार्निंग है कि अगर आपने इन टर्म्स कंडीशन को फॉलो नहीं किया देन हम फ्यूचर में आपके खिलाफ केस फाइल करेंगे।
तो लीगल नोटिस में भले आप ये पॉइंट लिख दें कि प्रॉपर्टी हमारे नाम से रजिस्टर करवाओ, एडवांस अमाउंट आपने ले लिया, सेल एग्रीमेंट बनवाओ, फ्यूचर में सेल डीड रजिस्टर करवाओ, ताकि उस पार्टी के माइंड पर ये प्रेशर बने कि आपने लीगल नोटिस भेजा है तो हो सकता है आप फ्यूचर में एक्शन भी ले लें। अब मान लेते हैं लीगल नोटिस देने के बावजूद भी वो यहां पर नहीं मान रहा। अब प्रेजेंट केस में आपको देखना है कि अब आप उसके ऊपर कोर्ट में जाकर कौन सा केस फाइल कर सकते हैं। देखिए, आप यहां पर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, पार्ट परफॉर्मेंस में ज्यादा बेनिफिट नहीं ले पाएंगे, तो आपको क्या करना है, आपने जो अमाउंट उसको दिया है उसको रिकवर करना है। उसके लिए आप एक रिकवरी सूट डाल सकते हैं, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा वहां। रिकवरी सूट में आप क्या क्लेम कर सकते हैं कि इसने ये पर्टिकुलर अमाउंट मुझसे लिया था ब्याज के तौर पर, कुछ उधारी के तौर पर, नाउ इतने समय के लिए इसने पैसा लिया था और अब मुझे ये पैसा देने के लिए साफ इंकार कर रहा है। तो कोर्ट से आप दरखास्त कर सकते हैं कि मुझे 12%, 15%, 18% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट लगाते हुए इससे ये अमाउंट दिलाया जाए, मेरी कोर्ट फीस और एडवोकेट की फीस इससे कंपनसेशन के तौर पर ली जाए, ताकि इन फ्यूचर में ये किसी के साथ ऐसा ना करे। नाउ अगर आप यहां पर रिकवरी सूट डालते हैं, आपने उसको पेमेंट की है, अकाउंट में दी है या फिर अपने अकाउंट से निकलवाकर उसको बाय हैंड दी है, तो ये आपके पास एक रेलिवेंट एविडेंस होंगे ये दिखाने के लिए कि हां आपकी तरफ से पेमेंट की गई है। अब दोस्तों, ये वो कंडीशन आ गई जब आप लोगों ने केवल एडवांस अमाउंट दिया है, किसी भी प्रकार का कोई भी एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ है। अब दोस्तों, दूसरी कंडीशन आती है जब आपने एडवांस भी दे दिया, एक सेल एग्रीमेंट यानी कि एग्रीमेंट टू सेल भी साइन किया, पर उसको रजिस्टर्ड आपने नहीं करवाया। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर क्या यहां भी पैसा ही लेना पड़ेगा या प्रॉपर्टी के लिए भी हम क्लेम कर सकते हैं। देखिए, अगर आप लोगों के पास एग्रीमेंट टू सेल है, आपके पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेनिफिट होगा। वो क्या, आप सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस उसके ऊपर फाइल कर सकते हैं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के प्रोविजन के तहत। वहां पर आपको क्या बेनिफिट होगा, देखिए, आप कोर्ट को यह दिखाएंगे कि हमने एक एडवांस अमाउंट भी दिया है और हम दोनों पार्टी एग्रीमेंट टू सेल भी साइन कर चुके हैं। नाउ अब जो सामने वाली पार्टी है वो आपके नाम प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री नहीं करा रही। अब कोर्ट यहां पर कुछ पर्टिकुलर फैक्ट्स को एनालाइज करता है। जब कोर्ट को यह लगता है कि प्रेजेंट केस में ऐसी सिचुएशन बन रही है कि सामने वाली पार्टी आपको प्रॉपर्टी देना चाह रही थी एज टू एग्रीमेंट टू सेल और अब आपको मना कर रही है, तो ऐसी कंडीशन में आपके नाम प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड करा दी जाती है। सामने वाली पार्टी को कोर्ट ऑर्डर करती है कि ये प्रॉपर्टी तुम इसी को रजिस्टर्ड कराओ। ना मान लेते हैं ये सिचुएशन आपके साथ बन गई, पर कई बार एग्रीमेंट टू सेल में ये पॉइंट भी मेंशन होते हैं कि अगर जो प्रॉपर्टी को बेचने वाला है वो एडवांस अमाउंट लेकर उनको प्रॉपर्टी देने से मना कर देता है, तो उस पार्टी को 2 गुना अमाउंट यानी कि जो एडवांस दिया, जैसे कि 1 लाख दिया है तो उसका डबल करते हुए सामने वाली पार्टी को देना होगा। नाउ अब प्रेजेंट केस में आप ये चीज देखें कि अगर आपके साथ ऐसी सिचुएशन है तो क्या आपको डबल अमाउंट लेने में फायदा है या फिर प्रॉपर्टी अपने नाम कराने से फायदा है। तो जो चीज आपके फेवर में ज्यादा हो वो चीज आप कोर्ट में प्रेयर के तौर पर डिमांड कर सकते हैं, वो चीज यहां पर आपको बेनिफिट कर देगी। यानी कि अगर एक एग्रीमेंट टू सेल है, भले वो रजिस्टर्ड ना है, तो आप सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में जा सकते हैं और अपना बेनिफिट वहां पर गेन कर सकते हैं। प्रॉपर्टी आपकी नाम रजिस्टर्ड करा दी जाएगी और इन केस अगर केस के फैक्ट सर्कमस्टांसेस आपके फेवर में नहीं जा पा रहे तो भी आपको एडवांस अमाउंट कैसे दिया जाएगा, विद इंटरेस्ट या डबल करके दिया जाएगा। वैसे ज्यादा परेशान नहीं होना, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में रजिस्ट्री आपके फेवर से हो जाएगी। अब तीसरी कंडीशन, ये वो सिचुएशन है जब एक सेल एग्रीमेंट भी रजिस्टर्ड है, एडवांस अमाउंट भी आपने दे रखा है। देखिए, यहां पर आप सेक्शन 53A ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के हिसाब से सामने वाली पार्टी के ऊपर पार्ट परफॉर्मेंस का केस कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, जस्ट आपको यह दिखाना है कि प्रॉपर्टी के पोजेशन पर वो व्यक्ति है जो प्रॉपर्टी को खरीद रहा था। दूसरी चीज, आप लोगों ने अपनी तरफ से एडवांस दे रखा है, एग्रीमेंट टू सेल रजिस्टर्ड भी है, बाकी अमाउंट भी पे करने में आप इंटरेस्टेड भी हैं। अगर ये सारे फैक्ट्स आप कोर्ट में दिखा देते हैं तो कोर्ट यहां पर कोई कंपनसेशन के लिए नहीं कहती, कोर्ट डायरेक्टली सामने वाली पार्टी को ऑर्डर देती है कि भाई जाओ इसके नाम से तुम रजिस्टर्ड करा कर आओ। तो ये सीधा सीधा आपको फेवर करता है जब प्रॉपर्टी आपके नाम रजिस्टर्ड हो जाएगी। अब दोस्तों, ये तीनों सिचुएशन आ गई कौन सी कंडीशन में, ये तीनों सिचुएशन आ गई सिविल कंडीशन में। अब मान लेते हैं आपके साथ एग्रीमेंट करके किसी दूसरी पार्टी को प्रॉपर्टी बेच दी, आपके साथ एग्रीमेंट करके किसी दूसरी पार्टी के साथ एग्रीमेंट कर दिया, क्यों, क्योंकि वो ज्यादा अमाउंट उसको दे रही है। तो अब आप क्या कर सकते हैं, सिविल के साथ साथ उसके ऊपर कुछ क्रिमिनल कार्रवाई भी कर सकते हैं। जैसे कि आप 156(3)(200) सीआरपीसी के हिसाब से जाते हुए मजिस्ट्रेट के सामने उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग कर सकते हैं। वहां पर आप 420, 463 यानी कि फोर्जरी, चीटिंग के हिसाब से उसके अगेंस्ट में एक एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। अब इसमें आपको बेनिफिट क्या होगा, आप तो सोचेंगे सर एक तो चीज पहले ही हमसे नहीं निपट रही है, क्रिमिनल केस और हम करते हैं। देखिए,
बेनिफिट आपको यह मिलेगा कि जब उसके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लगेंगे, उसके ऊपर अरेस्ट होने का प्रेशर बनेगा, और ऐसी कंडीशन में ये आपके पास सेटलमेंट करने के लिए भागेगा। और अगर वो आपके पास सेटलमेंट करने के लिए भाजा और आपके पास जो जो बेनिफिट है, जो जो चार्जेस उसके ऊपर लगा रखे हैं, आप उनसे वापस ले लें, उन चीजों को वापस ले लें। अगर वो कंपाउंडेबल नहीं है, कंपाउंडेबल मतलब आपस में सेटलमेंट करके वापस नहीं लिए जा सकते, तो आप 482 सीआरपीसी के हिसाब से सामने वाली पार्टी को कंपाउंडेबल दिखाते हुए ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने अपनी रिक्वेस्ट डाल सकते हैं और ऑनरेबल हाई कोर्ट आपके उन मैटर को वहीं पर फिनिश कर देगा। ये भी बेनिफिट आपको वहां से हो जाएगा। बस आपको क्या ध्यान देना है कि अगर कभी भी आपके साथ किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी हो रही है, तो ये कभी भी सामने वाली पार्टी को बेनिफिट नहीं दिलाएगी। बेनिफिट हमेशा आपको ही होगा, जस्ट एक समझदारी के साथ आगे कदम बढ़ाने हैं। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक बड़ी महत्वपूर्ण जजमेंट मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, जहां पर क्या हुआ था, पार्टी ने एक सेल एग्रीमेंट भी बनवा लिया, पर वो रजिस्टर्ड नहीं था। एक एडवांस अमाउंट भी पे कर दिया, पर जो पार्टी उनको प्रॉपर्टी बेच रही थी, उसने उनको बेचने से पहले किसी दूसरी पार्टी को पावर ऑफ अटॉर्नी कर दी, और जो दूसरी पार्टी थी उसने उस पावर ऑफ अटॉर्नी को यूज करते हुए किन्हीं दो अलग पार्टियों को सेल डीड कर दी। यानी कि प्रेजेंट केस में तीन अलग अलग पार्टी हो गई। पहली वो जिसको वहां पर सेल एग्रीमेंट के माध्यम से प्रॉपर्टी दी जा रही थी, दूसरी और तीसरी वो जिनको पावर ऑफ अटॉर्नी यूज करते हुए सेल डीड बना दी गई। नाउ अब मैं केस टाइटल आपको समझा देता हूं, फैक्ट्स बता देता हूं, उसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट क्लियर करेंगे। अब दोस्तों यहां पर सबसे पहले केस टाइटल आपके साथ डिस्कस कर लिया जाए। देखिएगा केस टाइटल आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। जजमेंट का नेम है पी राम सुब्रमा वर्सेस वी विजय लक्ष्मी। 11 अप्रैल 2022 की जजमेंट है। सिविल अपील नंबर 2095 ऑफ 2022। बड़ी महत्वपूर्ण जजमेंट थी दोस्तों, क्योंकि प्रेजेंट केस के फैक्ट्स क्या थे कि जो प्रेजेंट केस के अंदर प्रॉपर्टी को खरीद रहा है, यानी कि जो अपीलियंट है, जो यहां पर प्लेंटिफ है, उसने एक सेल एग्रीमेंट साइन किया और कुछ अमाउंट रिस्पोंडेंट नंबर 1 को साथ में दे दिया। अब रिस्पोंडेंट नंबर 1 ने क्या किया, वो सेल एग्रीमेंट साइन करते समय एक पावर ऑफ अटॉर्नी भी किसी और को दे दी। अब जब वो पावर ऑफ अटॉर्नी किसी दूसरी पार्टी को दी गई, उसने उस पावर ऑफ अटॉर्नी को यूज करते हुए रिस्पोंडेंट नंबर 3 एंड रिस्पोंडेंट नंबर 4 के फेवर में एक सेल डीड कर दी। नाउ प्रेजेंट केस में क्वेश्चन यही खड़ा हो गया कि क्या जिसके पास केवल सेल एग्रीमेंट है वो ओनर बनेगा, या जिनके पास सेल डीड है वो ओनर बनेगा। देखिए यहां पर कोर्ट ने कुछ पॉइंट्स को देखा, जैसे कि जब वो सेल एग्रीमेंट बनाया गया था तो वहां पर एडवांस अमाउंट भी दिया गया था, और दूसरी चीज जो रिस्पोंडेंट नंबर 1 है वो खुद इस चीज को एक्सेप्ट कर रहा है कि भाई मैंने एडवांस भी लिया है, मैंने सेल एग्रीमेंट भी बनवाया है। तो ऑनरेबल कोर्ट्स ने ये देखा कि भाई जब ये पॉइंट से खुद एक्सेप्ट कर रहा है, तो रिस्पोंडेंट नंबर 2 और 3 जिसको सेल डीड के माध्यम से प्रॉपर्टी दी गई है, वो यहां पर एप्लीकेबल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो एक तरीके से यहां पर चीटिंग करते हुए दी गई है। दूसरी पार्टी को अटॉर्नी दी, उसने उस सेल डीड को बनवाया। नाउ ट्रायल कोर्ट ने प्रेजेंट केस में अपीलियंट के पक्ष में फैसला दे दिया। अपीलियंट कौन, प्लेंटिफ कौन, जो यहां पर प्रेजेंट केस में प्रॉपर्टी को खरीद रहा था। जब यही मैटर आगे चलकर ऑनरेबल कर्नाटका हाई कोर्ट के सामने पहुंचा, तो उसने ट्रायल कोर्ट का फैसला पलट दिया। उनका कहना था कि सेल डीड ज्यादा वैल्यूएबल है, सेल एग्रीमेंट रजिस्टर्ड भी नहीं है, तो सेल डीड को ज्यादा मान्यता दी जानी चाहिए। अब यहां पर जो प्लेंटिफ था वो परेशान होकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अब क्या कहते हैं, ये चीज आपको समझनी बहुत जरूरी है। अब दोस्तों यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यही चीज कही कि प्रेजेंट केस में रिस्पोंडेंट नंबर 1 खुद एक्सेप्ट कर रहा है कि उसने एक सेल एग्रीमेंट बनवाया है, साथ ही साथ एडवांस अमाउंट लिया है, और इवन दो उसने जानते हुए भी एक पावर ऑफ अटॉर्नी किसी दूसरी पार्टी को देकर दोनों के नाम रिस्पोंडेंट नंबर 3 और 4 के नाम एक सेल डीड करवा दी, जो यहां पर बाइंडिंग नहीं होगी, किसके ऊपर, प्लेंटिफ के ऊपर। और ऐसी कंडीशन में जब कभी भी रिस्पोंडेंट खुद ये चीज एक्सेप्ट कर रहा है, कौन, जो प्रॉपर्टी को बेचने वाला था वो खुद ये चीज एक्सेप्ट कर रहा है कि भाई मैंने एडवांस लिया है, मैंने सेल एग्रीमेंट लिया है, तो इसके अलावा कुछ भी और चीज साबित करने की कोर्ट में रिक्वायरमेंट नहीं है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि केवल 2 पॉइंट्स क्लियर अगर यहां पर हो रहे हैं तो कुछ थर्ड पॉइंट को क्लियर करने की जरूरत नहीं है, सेल एग्रीमेंट वाली पार्टी को ओनर बना दिया जाए। अब प्रेजेंट केस में अगर आपके साथ भी सिचुएशन बन रही है जहां पर जो प्रॉपर्टी को बेचने वाला था यानी कि विक्रेता था, वो अगर ये एक्सेप्ट कर रहा है कि चलो भाई मैंने एडवांस भी लिया, चलो भाई हमने सेल एग्रीमेंट भी बनवाया, तो आप ये जजमेंट दिखाकर अपने फेवर में फैसला ले सकते हैं, जहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि ये 2 पॉइंट्स अगर किसी सिचुएशन में साबित हो रहे हैं तो कोई फर्दर इंफॉर्मेशन की एडिशनल रिक्वायरमेंट नहीं होती। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो के अंदर मिली जानकारी आप सभी लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी।
वीडियो के अंदर अगर मिली जानकारी आप सभी लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग मुझसे पर्सनली कंसल्टेशन यानी कि लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आप लोगों को नंबर दिया है, उस नंबर पर आप कॉल करके अपनी कॉल बुक कराकर डायरेक्टली मुझसे कंसल्टेशन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसी प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियोस रोजाना पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।